नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शांति के दूत, सफ़ेद कबूतर उड़ाते थे और उनको इस देश में सबसे डेमोक्रेटिक लीडर माना जाता है, सबसे सेकुलर लीडर माना जाता है और सबसे डेमोक्रेटिक माना जाता है। लेकिन उनका जो पूरा राजनीतिक जीवन देखें तो उसमें डेमोक्रेसी आपको बड़ी मुश्किल से नज़र आएगी। ख़ासतौर से जिस तरह से उनका प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव हुआ, किसी कांग्रेस की किसी राज्य इकाई ने उनके नाम का रिकमेंडेशन नहीं भेजा था। ज़्यादातर ने सरदार पटेल का नाम भेजा था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में गांधी जी ने वो सब बदलवाया, आचार्य कृपलानी से प्रस्ताव रखवाया और सरदार पटेल से कहा दस्तखत करो कि ये तुम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हो, और नेहरू के नाम का प्रस्ताव किया। लेकिन आज मैं नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बने 1946 में, इसकी बात नहीं करने जा रहा हूँ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या किया, आचार्य कृपलानी से क्या करवाया, उसकी भी चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कांग्रेस के डीएनए में ये तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण का डीएनए आया कहाँ से, और ख़ास तौर से गांधी परिवार में। तो इसको अगर आप ट्रेस करेंगे, पीछे थोड़ा जाएंगे, हर वर्तमान के ज़्यादातर सवालों का, हर सवाल का तो नहीं कह सकते, ज़्यादातर सवालों का जवाब अतीत में मिलता है। तो अतीत में जाएं तो आपको पता चलेगा कि गांधी परिवार में ये मुस्लिम तुष्टीकरण का भाव, ये मुस्लिम तुष्टीकरण का कीड़ा आया कहाँ से, और ये उनके डीएनए में शामिल है। इसके बिना उनकी राजनीति नहीं चल सकती। वो आप शुरू कीजिए जवाहरलाल नेहरू से, आ जाइए राहुल गांधी तक, सब में वो दिखाई देगा। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, अतीत की बात मैंने कही कि वर्तमान के बहुत से सवालों का जवाब जो है अतीत में, इतिहास में मिलता है। तो एक पत्र का जिक्र करने जा रहा हूँ जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, और ये पत्र उन्होंने 5 नवंबर 1946, 5 नवंबर 1946 को लिखा। किसको? पद्मजा जोशी। पद्मजा जोशी के बारे में आप जानते होंगे, फिर भी बता देता हूँ। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कांग्रेस की नेता और महात्मा गांधी की करीबी सरोजिनी नायडू की बेटी थी। जवाहरलाल नेहरू से उनके बड़े घनिष्ठ और पारिवारिक संबंध थे। उनको लिखा उन्होंने, और आधी रात को लिखा और कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, आज ही जो है फ्लाइट से 2 दिन बाद लौटा हूँ। शायद वो जिक्र कर रहे थे दिल्ली लौटने का, उसमें स्पष्ट नहीं है कि कहाँ लौटे हैं। और उनका कि ये पत्र इसलिए आधी रात को थका होने के बावजूद तुम्हें लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे जो खबर मिली यहाँ आने पर, उससे मतलब जो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि बहुत रिलैक्स महसूस किया मैंने। मतलब जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रफुल्लित थे। तो जाहिर है कि खबर कोई ऐसी होनी चाहिए जो देश के हित में हो, समाज के हित में हो, कोई अच्छा काम हुआ हो, किसी का बड़ा अचीवमेंट हो। ऐसा कुछ नहीं था। उनको खबर क्या मिली थी, पहले सुन लीजिए। उनको खबर मिली थी कि बिहार के 400 किसानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। क्यों मारा गया उनको? क्योंकि नोआखली में जो हिंसा हुई थी उसका वो विरोध कर रहे थे, उसका प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहे थे। नोआखली में क्या हुआ ये दोहराने की ज़रूरत नहीं है। 1946 में जब डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी थी जिन्ना ने, उसके बाद जो है नोआखली उस समय बंगाल में आता था, अब बांग्लादेश में आता है। उसमें हिंदुओं का नरसंहार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने पोग्राम का शब्द इस्तेमाल किया है, हिंदुओं के खिलाफ हुआ और हजारों हिंदू मारे गए। नेहरू जी को इससे कोई तकलीफ नहीं हुई, उनको कोई दुख नहीं हुआ। उस घटना को उन्होंने कहा दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके प्रतिरोध में जब जवाब दिया बिहार के किसानों ने, तो नेहरू जी का सुख चैन सब उड़ गया। वो जब लौटे थे, जो लौटने का जिक्र कर रहे थे, भागलपुर से लौटे थे। बिहार में भागलपुर है, आप जानते हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, जिला भी है। और उन्होंने कहा कि ये खबर सुनकर कि 400
किसान बिहार के मारे गए हैं पुलिस फायरिंग में। जाहिर है पुलिस फायरिंग जो है, जो उस समय अंतरिम सरकार थी, नेहरू उसके प्रधानमंत्री थे, सरकार के ही आदेश से पुलिस फायरिंग करेगी। तो उनका मुझे बड़ी राहत महसूस हुई है। तुम शायद विश्वास नहीं करोगी, कोई और समय होता तो शायद मैं इस खबर से भयाक्रांत हो जाता, लेकिन इस खबर को सुनकर मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। और लिखा कि ये बताता है कि किस तरह से हम बदली हुई परिस्थितियों में बदलते हैं। तो कौन सी परिस्थिति बदली थी जिसकी वजह से नेहरू बदले? क्योंकि बिहार के लोगों ने, खासतौर से किसानों ने जो प्रतिरोध कर रहे थे, उन्होंने मुसलमानों को हिंसा का जवाब हिंसा से दिया था। नोआखली का बदला था। नोआखली में जो हुआ उसका विरोध हुआ। नोआखली में जो हुआ वो सब एक तरफा हुआ। हिंदुओं का नरसंहार हुआ एक तरफा, उसका जवाब बिहार के लोगों ने दिया। ये बात जवाहरलाल नेहरू को बहुत नागवार गुजरी। नोआखली में जो हुआ वो उनके लिए सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन जो बिहार में हुआ मुसलमानों के खिलाफ, वो उनके लिए अमानवीय था, क्रूरता था। इन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नोआखली के लिए नहीं किया, जबकि नोआखली में हजारों लोग मारे गए थे। बिहार में इतने बड़े पैमाने पर मुसलमानों की हत्या नहीं हुई थी, और वो एक रेजिस्टेंस का मूवमेंट था। तो आप वर्तमान में आकर याद कीजिए, 2002 गोधरा में ट्रेन के एक डिब्बे को जला दिया गया। उसमें जो कार सेवक अयोध्या से लौट रहे थे, जिंदा जला दिए गए। उस पर किसी को दुख नहीं हुआ। अब आप देखिए, कुछ बदला नहीं है। लेकिन उसके बाद 2002 में जो उसकी प्रतिक्रिया में दंगे हुए, उस पर पूरे देश को अफसोस हुआ। दंगा कहीं भी हो, मारे किसी भी समुदाय के लोग जाएं, ये दुख की बात होती है। लेकिन जब आप सिलेक्टिव हो जाते हैं, एक के मरने पर राहत महसूस करते हैं और दूसरे के मारे जाने पर आप जो है दुखी होते हैं, तब आपका बायस दिखाई देता है। तब ये लगता है कि आप न्यायोचित ढंग से सोचने में सक्षम ही नहीं हैं। दरअसल अन्याय आपके भीतर है। एक समुदाय विशेष से आपको नफरत है, आपका विरोध है, वो आपका जन्मजात है। तो नेहरू को हिंदुओं से विरोध जो है वो एक तरह से जन्मजात ही था। वो अपने को एक्सीडेंटल नेहरू कहते थे। और जब महात्मा गांधी ने सरदार पटेल की बजाय उनको उस समय कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस अध्यक्ष को ही प्रधानमंत्री बनना था, तब दुर्गा दास जो वेटरन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने महात्मा गांधी से पूछा कि आपने नेहरू को क्यों चुना सरदार पटेल पर? तो महात्मा गांधी ने हंसते हुए नेहरू की कोई क्वालिटी नहीं बताई, एक ही क्वालिटी बताई। कहा कि हम सब में अंग्रेज जवाहर ही है। अब आप इससे समझिए गांधी जी क्या चाहते थे। गांधी जी शायद कंटिन्यूटी चाहते थे कि अंग्रेज जा रहे हैं तो अंग्रेजी मानसिकता वाला, अंग्रेज़ों की मानसिकता वाला बल्कि कहें, व्यक्ति जो है वो देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। देशी मानसिकता वाला, भारतीय मानसिकता वाले सरदार पटेल को नहीं होना चाहिए। यही तो निष्कर्ष निकलता। और क्या निष्कर्ष निकाला जाए? गांधी जी की इस टिप्पणी का कोई और निष्कर्ष निकलता हो तो आप मुझे बताइए, मैं अपनी बात को सुधारने के लिए तैयार हूं। तो ये थी महात्मा गांधी की सोच, जिनको नेहरू में सबसे बड़ी जो खूबी नज़र आती थी, सबसे बड़ा उनका जो गुण नज़र आता था कि वो अंग्रेज़ों जैसे थे। और अंग्रेज़ों ने क्या किया भारतीयों के साथ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सरकार जो बनी 1946 में और फिर 47 में और फिर 52 में, 57 में और 62 में, वो अंग्रेज़ों की सरकार की कंटिन्यूटी थी। भले ही अंग्रेज़ चले गए, लेकिन उसी मानसिकता के लोग सत्ता में आ गए, और जो शीर्ष पर बैठा था वो पूरी तरह से उन्हीं के जैसा था। नेहरू जी ने उस पत्र में लिखा कि पिछले दिनों जो घटा वो अमानवीय था, क्रूरता था। बिहार के भोले भाले किसान ऐसा कर सकते हैं, इसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। लेकिन उनको कल्पना थी कि नोआखली में हिंदुओं के साथ मुसलमान ऐसा कर सकते हैं। इसमें उनको कुछ अविश्वसनीय नहीं लगा। उनको ये बात बहुत स्वाभाविक लगी। उन्होंने ये बात नहीं कही है कि मुझे स्वाभाविक लगी,
लेकिन उसका अर्थ यही निकलता है कि नोआखली में जो हुआ वो बड़ा स्वाभाविक था। और जिस तरह से मोपला नरसंहार पर महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुओं को बर्दाश्त करना चाहिए, शब्द इस्तेमाल नहीं किए नेहरू ने। नेहरू का भी कहने का मतलब यही था कि हिंदुओं को उसे बर्दाश्त करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस घटना ने, यानी बिहार के किसानों ने जो प्रतिरोध किया, उस घटना का जिक्र कर रहे हैं कि इस घटना ने मेरे नैतिक मूल्यों को झकझोर दिया है। और आगे की बात सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि देश का प्रधानमंत्री, आज़ादी के आंदोलन का नेता, इस तरह से सोच सकता है 400 लोगों की हत्या पर, और हत्या प्रशासन और पुलिस द्वारा उसकी सरकार के निर्देश पर हुई। उन्होंने पत्र में लिखा है कि इन 400 किसानों को एक जगह पर रोक दिया गया और पुलिस फायरिंग में ये 400 लोग मारे गए। तो क्या कह रहे हैं नेहरू? मुझे लगा कि थोड़ा सा संतुलन स्थापित हुआ है, तब भी पूरा संतुलन स्थापित नहीं हुआ। यानी और हिंदू मारे जाने चाहिए थे, और किसानों की हत्या होनी चाहिए थी। उनकी नज़र में थोड़ा सा संतुलन स्थापित हुआ, तो वो हत्या में संतुलन स्थापित करना चाहते थे। अब आप सोचिए किस तरह की, कितनी पाशविक मानसिकता है कि जो हत्या में संतुलन खोजने की कोशिश कर रहा है कि अगर मुसलमान मारे गए तो उससे ज़्यादा हिंदू मारे जा चुके थे, फिर भी उनको थोड़ा सा संतुलन लगा कि 400 को हमारी सरकार ने मार दिया। और फिर कहा कि भाई बंगाल में जो कुछ हुआ, नोआखली का जिक्र कर रहे थे बिना नाम लिए, उन्होंने कहा वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिर उन्होंने बिहार के किसानों से और हिंदुओं से सवाल किया कि क्या यही आपकी संस्कृति है, क्या यही आपकी सभ्यता है जिस पर आपको इतना गर्व है? मुसलमानों से कोई सवाल नहीं पूछा। नोआखली में मुसलमानों ने जो किया, उसके अलावा बंगाल के दूसरे हिस्सों में और देश के दूसरे हिस्सों में जो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन किया मुसलमानों ने, उस पर उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। कम से कम इस पत्र में तो नहीं उठाया। उसके अलावा कुछ कहा हो तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन इस पत्र में नेहरू को इस बात की बड़ी खुशी है, बहुत प्रफुल्लित हैं कि पुलिस फायरिंग में 400 किसान मारे गए, वो हिंदू थे, इसलिए खुशी ज़्यादा है। उनको लगा कि इससे थोड़ा सा संतुलन स्थापित हुआ, यानी अगर मुसलमान मारे गए तो हिंदू भी मारे गए, तो इसका एक तरह से स्वागत कर रहे हैं। अब आप इस मानसिकता को सोचिए और कांग्रेस पार्टी की पिछले 77-78 सालों की नीतियों को देखिए, आपको एक निरंतरता नजर आएगी। ये जो मानसिकता है, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो बात होती है, ये आज से नहीं शुरू हुई है, ये आज़ादी के आंदोलन के समय से ही शुरू है। मोपला नरसंहार पर महात्मा गांधी का बयान और उसके बाद पार्टीशन के समय जो कुछ हुआ, आखिर देश के विभाजन के समय जो हिंसा हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक भगदड़ में 122-23 लोग मारे जाते हैं तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। देश के बंटवारे के समय लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग विस्थापित हुए, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। कम से कम नेहरू तो नहीं है। आज तक आपने किसी किताब में, किसी लेख में, किसी बयान में सुना कि इसके लिए नेहरू जिम्मेदार थे? मैं विभाजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विभाजन के बाद जो नरसंहार हुआ, जो हिंसा हुई, और ये कहा जाता है इस नरसंहार के बारे में, दुनिया भर में ये बात लिखी गई कि मानवता के इतिहास में इतनी बड़ी हिंसा और इतना बड़ा विस्थापन कभी नहीं हुआ था। उसके लिए नेहरू पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। वो सिलसिला अभी भी चल रहा है। कांग्रेस के राज में, मैं बार बार कह रहा हूं कि आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा दंगे हुए और दंगों में सबसे ज़्यादा लोग कांग्रेस के राज में ही मारे गए। लेकिन कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष है और भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपने राज में दंगा रोक दिया, पिछले 10 साल में कोई सांप्रदायिक दंगा देश में नहीं हुआ है। लेकिन भाजपा सांप्रदायिक है, वो हिंदू मुस्लिम करती है, इसलिए दंगा नहीं होने देती। ये विचित्र तर्क देखिए आप। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम नहीं करती, वो धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए दंगा करवाती है। सीधे करवाती है कहना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन होता है उसके राज में, ये तो तथ्य है।
इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण का डीएनए है वो कांग्रेस में अभी तक और ख़ासतौर से गांधी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो रहा है। ये जो राहुल गांधी का मुस्लिम प्रेम है और जो हिंदू विरोध है वो उनको विरासत में मिला है। उससे अलग भी राजनीति हो सकती है, इसके बारे में वो सोच ही नहीं सकते हैं। और इसी सोच का नतीजा था 1984 जो सिखों के खिलाफ हुआ। जिंदा जला दिया गया, गले में टायर बांधकर आग लगाकर जला दिया गया। एक एफआईआर नहीं हुई, एक, और कई हजार सिखों को मारा गया इस तरह से। वो पार्टी सेकुलर है, वो पार्टी डेमोक्रेटिक है, वो पार्टी अहिंसावादी है, वो पार्टी अभय मुद्रा की बात करती है, वो पार्टी डरती नहीं है, वो पार्टी डराती नहीं है, सीधे मार देती है। तो इस अंतर को समझिए। बाकी ओपिनियन किसकी क्या है, राय किसकी क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरा कोई क्या कह रहा है, उस पर जाइए ही मत, उस पर ध्यान ही मत दीजिए। जो तथ्य हैं उनको देखिए। इतिहास के पन्नों में जो सच्चाई लिखी है उसको पढ़िए और उसको समझिए कि हम किस दौर से गुजरे हैं और किस दौर से गुजरने वाले हैं आने वाले समय में। ये जागने का समय है, ये इन अत्याचारों को याद रखने का समय है, भूलने का समय नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।